अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। अल्हम्दुलिल्लाह आज है जी 12 जून 2026 और जुमे का बहुत ही खूबसूरत सा दिन है। तो मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सब लोगों के जितने भी दिल के अंदर अरमान हैं, स्पेसिफ़िकली वो स्टूडेंट्स जो मेरी वीडियोस को कंटिन्यूसली देखते हैं, जितने भी उनके दिल के अंदर अरमान हैं, जितनी भी ख्वाहिशात हैं, अल्लाह ताला जो भी नेक ख्वाहिशात हैं आपकी पूरी करे और सब लोगों को कामयाब करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं लास्टली जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जिनके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे इटली में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके एडमिशन्स पीएचडी के सेशंस के लिए आई मीन टू से कि 42 साइकिल जो चल रहा है इसके लिए ओपन हैं, और बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके एडमिशन क्लोज़ हो चुके हैं। बट स्टिल ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया उनके लिए आज मैं एक बहुत ही अच्छी सी यूनिवर्सिटी जो मेरे बिल्कुल करीब ही है, इसी सिटी में तो नहीं है लेकिन दूसरे सिटी में, ऑब्वियसली उस सिटी के नाम से ये यूनिवर्सिटी है। आपने मेरे थंबनेल से देख तो लिया होगा। उस यूनिवर्सिटी का नाम है बोलोनिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया। बोलोनिया सिटी का नाम है। कोई लोग उसको बोलोगना कहते हैं, बहुत सारे लोग उसको प्रोनाउंस करते हैं बोलोगना, बट दैट इज़ बोलोनिया। इटालियन जो लैंग्वेज है, इटालियन एक्सेंट के अंदर इसको कहते हैं बोलोनिया, जी साइलेंट है। सो ये तो एक होगी क्लैरिफिकेशन। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि बोलोनिया यूनिवर्सिटी में बहुत बहुत अच्छे अच्छे डिग्री प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनके अंदर एडमिशन्स ओपन हैं। यार कहीं बैठ के बात करते हैं। सो यहाँ पे बैठ जाते हैं जी जी। तो बताने में ये वाला हूँ कि यहाँ पे बोलोनिया यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं। मेरे सामने मेरा लैपटॉप खुला हुआ है, बट मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूं 15 जून लास्ट डेट है। 15 जून को आप लोगों ने 15 जून से पहले पहले कोई भी कॉल ओपन होती है तो उस कॉल के ऊपर लिखा होता है कि प्रायर टू द डेडलाइन ऑफ द एप्लीकेशन यू हैव टू अप्लाई। उसकी रीज़न क्या होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरे साथ रब्ता किया कि हमारा जी फ़ीस का प्रॉब्लम आ रहा है, हमारा लॉगिन का प्रॉब्लम आ रहा है, हमारी रजिस्ट्रेशन ठीक से नहीं हो पा रही है, हमने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए हुए हैं, तो हम अब क्या करें, आज तो डेडलाइन है। तो मैं सब लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जो जो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर रहे हैं, वो एक दिन पहले मीन टू से कि 24 घंटे पहले अपनी एप्लीकेशन मुकम्मल रेडी करके वो पुट कर दिया करें, सबमिट कर दिया करें। अगर किसी को फ़ीस का प्रॉब्लम हो, फ़ीस पे करने का प्रॉब्लम हो, तो मैं छोटी सी ट्रिक आप लोगों को बता देता हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना कार्ड लगाना शुरू कर देते हैं, भले वो इंटरनेशनल कार्ड हो, भले वो मास्टर्स कार्ड हो, कुछ भी हो, वो लगाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप पाकिस्तानी किसी भी बैंक से, जो लोकल बैंक्स हैं, उनसे जब आप फ़ीस पे करने की कोशिश करते हो तो आपका कार्ड वो एक्सेप्ट नहीं करता है। बट दो ऐसे बैंक्स हैं जिनका मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे लोग उनको यूज़ करते हैं। सबसे पहले वाला है सादा पे और दूसरा है नया पे। दोनों एक ही बैंक हैं, ये वर्चुअल बैंक है, कराची के ये बैंक हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि इनके कार्ड्स लगा के, जो वीज़ा कार्ड्स होते हैं, वर्चुअल कार्ड होते हैं, उनसे आप फ़ीस पे कर सकते हो। अदर दैन दैट जितने भी फ़िज़िकल बैंक्स हैं, वो जितने भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में, उनका कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता है। तो स्टूडेंट क्या होते हैं, स्टक हो जाते हैं और वो फ़ीस पे नहीं कर पाते। तो आपने क्या करना है, सादा पे या फिर नया पे का एक वर्चुअल आपने अकाउंट ओपन कर लेना है, उनका आपने कार्ड वर्चुअल जनरेट करके वही कार्ड लगा देना। आपकी पेमेंट जितनी भी इटालियन यूरोज़ में होगी या यूरोज़ में होगी, वो आप वहाँ से इंटरनेशनली अपनी पेमेंट कर सकते हो। अच्छा जी, एक तो बात होगी कार्ड वाली। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों के पास ऐसे बैंक अकाउंट्स हैं जिनको आप जानते हैं और वो क्यूआर कोड स्कैन करके आपकी फ़ीस पे कर सकते हैं, तो आप क्या करें, जब आपने फ़ीस पे करना होती है, जब आप फ़ीस वाले सेक्शन पे जाते हो तो वो कहते हैं पागो पिया के थ्रू पे करें, और आपने क्या करना होता है, या तो वो कहते हैं आप अपना बैंक कार्ड लगाएं, या फिर आप क्या करें, वहाँ से उसकी स्लिप डाउनलोड कर लें, या उसे कहते हैं हम रिचुविता डाउनलोड कर लें। तो आपने क्या करना होता है, रिसिप्ट जो होती है वो डाउनलोड कर लेनी होती है। उसके ऊपर क्यूआर कोड होता है, वो मुझे भेज दें या किसी भी जानने वाले को भेज दें। आप कहें कि जनाब मेरी फ़ीस पे कर दें, जैसे कि बलोनिया की 10 यूरो फ़ीस है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे जाके प्रिंट जो फॉर्म होगा वो आपने प्रिंट कर लेना है। प्रिंट का ऑप्शन होगा वहाँ पे, आपने क्या करना है कि वहाँ पे अपना कार्ड नहीं लगाना है, जस्ट आपने प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और वो डाउनलोड हो जाएगा। वो डाउनलोड करके आपने किसी भी ऐसे बंदे को भेज देनी है जिसको आप जानते हो, तो आपकी फ़ीस
वो पे कर सकता है वहाँ से। एक तो क्लैरिफिकेशन ये हो गई है कि आपने फ़ीस कैसे पे करनी है। अच्छा जी, दूसरी बात ये आ गई है कि मैंने आप लोगों को बताया कि आपने अपनी एप्लीकेशन प्रायर टू डेट ऑफ एक्सपायरेशन आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये अप्लाई करवा रहे होते हैं वो थर्ड पार्टी होती है। तो थर्ड पार्टी क्या होती है कि उनका सर्वर डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते। एक और बहुत ज़रूरी बात है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आजकल एआई का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो हम क्या करें। हम अपना प्रोजेक्ट, भले वो रिसर्च प्रोजेक्ट हो, रिसर्च प्रपोज़ल हो, आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ हो, क्या हम वो एआई के थ्रू बनवा सकते हैं या नहीं बनवा सकते। जी आप बिल्कुल बनवा सकते हैं, लेकिन आप क्या करें कि एआई का ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ करें जो ऑथेंटिक हो। जैसे चैट जीपीटी प्रो है या चैट जीपीटी जो ओरिजिनल वर्जन वाली है। बहुत सारे लोग जेमिनाई यूज़ करते हैं इमेज बनवाने के लिए, तो आपने वो यूज़ नहीं करनी है। आपने चैट जीपीटी यूज़ करनी है या फिर आपने को पायलट यूज़ करना है। दोनों में से आप एक यूज़ करके आप अपना रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च स्टेटमेंट बनवा सकते हैं। इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बट आपने क्या करना है, थोड़ी बहुत चेंजिंग्स आपने कर लेनी है। और कोई भी रेफरेंसिंग टूल है, फॉर एग्जांपल आप मेंडले यूज़ कर रहे हैं या फिर एंड नोट यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसके थ्रू वहाँ पे अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में आपने रेफरेंसेस दे देने हैं, क्योंकि रेफरेंसेस देना ज़रूरी होता है किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर। तो जिन लोगों ने भी बोलोनिया यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है वो जल्दी जल्दी अपनी एप्लीकेशन रेडी करें, क्योंकि इसकी फ़ी बहुत बहुत कम है। 10 यूरो फ़ीस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फ़ी की ज़्यादती की वजह से, फ़ीस ज़्यादा होने की वजह से किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से फिर उनके चांसेस जो हैं वो नेक्स्ट वाली यूनिवर्सिटीज़ में जिसकी फ़ीस कम होती है उसमें कम हो जाते हैं, क्योंकि उसमें एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। जैसे अब बोलोनिया है तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर पोजीशंस ओपन है। बट क्या प्रॉब्लम होगी कि जब बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, उनमें ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनकी सीजीपीए मोर देन 3.5 होगी, तो वो एक्सेप्ट हो जाएंगे। और जिन स्टूडेंट्स की सीजीपीए 3.5 से कम होगी उनके लिए फिर प्रॉब्लम बन जाएगी। और वैसे भी ये अच्छी रैंकिंग की यूनिवर्सिटी है, तो इसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या फिर एशियन स्टूडेंट्स को वो कम ही रखते हैं। बट अल्लाह करे तो आपका एडमिशन हो सकता है और आप compete कर सकते हो। मेरा मकसद किसी को डिग्रेड करना नहीं है। आप अपनी एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से रेडी करें, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली, तो आप सबमिट करें, इंशाल्लाह ताला आपका एडमिशन हो जाएगा। अगेन बताने जा रहा हूँ कि 15 जून 2026 इसकी लास्ट डेट है। सिर्फ 3 दिन बाकी हैं एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो अप्लाई करना चाहते हैं, जिनके पास अभी तक मास्टर्स की डिग्री नहीं है या मास्टर्स का ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, या वो थर्ड सेमेस्टर में है, या जिनका अपना थीसिस चल रहा है, या उनको लगता है कि हम अक्टूबर 2026 तक अपनी डिग्री रिसीव कर लेंगे पुरानी यूनिवर्सिटी से, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल इज़ दैट। अगर आप लोगों के पास आइल्स है तो इट इज़ वेरी गुड। अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लेके वो भी अपलोड कर सकते हैं। ये आपका प्लस पॉइंट हो सकता है। प्लस एक और बात, आप लोग पूछते हो कि हमारे पास पब्लिकेशन नहीं है तो हम क्या करें। अगर आपके पास पब्लिकेशन नहीं है तो आप सिंपल इज़ दैट, कोई भी आपका रिसर्च पेपर जो आपने सबमिट किया हो किसी जर्नल में, तो आप क्या करें कि वहाँ की जो भी अपना प्रॉपर टाइटल होगा वो आपने वहाँ से लेके अपनी एप्लीकेशन में पुट कर देना होता है, या अपनी सीवी में पुट कर देना होता है कि सबमिटेड टू जर्नल। सम टाइम ये होता है कि आपको पूरे मार्क्स नहीं तो कम से कम 3 में से आपको 1.5 मार्क्स दे देते हैं सबमिटेड का ही, तो आपने वो भी लगा देना है उसके अंदर। बाकी बात रही कौन कौन सी कॉल्स कौन कौन से प्रोग्राम्स में एडमिशन्स ओपन हैं, तो वो हम अभी देख लेते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। और आप लोगों का अगर दिल करे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके बाद बिल्कुल इसके बाद हमारी अपनी यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा, इसकी बारी आने वाली है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सारा कुछ अच्छे तरीके से समझा सकूँ। हाँ जी, तो अभी मैं चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और आप लोगों के साथ सारी की सारी जितनी भी डिटेल है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया की पीएचडी एप्लीकेशन से रिलेटेड वो आपके साथ शेयर करता हूँ। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग अप्लाई कर लें। और इसके बाद इंशाल्लाह मिलानो, पॉलीटेक्निको दी मिलानो है और पाविया है, 2-3 यूनिवर्सिटीज़ अच्छी अच्छी हैं। रोम, ला सेपेंजिया रोम यूनिवर्सिटी है, उसके एडमिशन्स भी ओपन है, तो उसमें भी आपने अप्लाई करना है इंशाल्लाह। उसकी कॉल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा।
बट अभी यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया की कॉल मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास है, मैंने ऑलरेडी सर्च करके लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉल फॉर पीएचडी एप्लीकेशंस बोलोनिया 2026। 2026 की जो कॉल्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसको ओपन करके देख लेते हैं। ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं होगा। यहाँ पे हम जाएंगे 2026 एंड 7। सो इसको दोबारा फिर रिफ्रेश करके देखेंगे। इट मस्ट बी दिस वन। ओके, सो 2026 एंड 2027। अब हमारे पास यहाँ पे आपने गौर से देख लेना, यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आल्मा मैटर स्टूडोरियम यूनिवर्सिटा दी बोलोनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया इसका प्रॉपर नाम है। पीएचडी प्रोग्राम्स के अंदर यहाँ पे डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर पोजीशंस अवेलेबल हैं। सेशन कौन सा है? 2026 एंड 2027। कितने प्रोग्राम्स हैं? 51 प्रोग्राम्स, यानी कि 51 पीएचडी प्रोग्राम्स के अंदर यहाँ पे पोजीशंस ओपन हैं, एडमिशंस ओपन हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अच्छा जी, यहाँ पे अब 51 प्रोग्राम्स हैं तो मैं सारे के सारे तो रीड नहीं कर सकता हूँ। जिस बंदे का भी या जिस बंदी का भी जो भी प्रोग्राम हो, आपने सिंपल इज़ दैट यहाँ पे सर्च आउट कर लेना है कि कौन सा आपका प्रोग्राम है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, साइंस के भी हैं, आर्ट्स के भी हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड भी हैं, ईच एंड एवरीथिंग, लॉ के रिलेटेड भी हैं। सब कुछ के अंदर जो प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर यहाँ पे पोजीशंस ओपन हैं, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अच्छा जी, स्क्रॉल डाउन करते जाएं, ये सारे के सारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं आप देख सकते हैं, इनके अंदर पीएचडी पोजीशंस ओपन हैं। तो सिंपल इज़ दैट, आपको क्या करना है, आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रोग्राम पकड़ लेते हैं। मैं अपना ही प्रोग्राम पकड़ूंगा जिसके अंदर मैं खुद पीएचडी कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास केमिस्ट्री है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर प्रोग्राम है। इसके अंदर क्या है? सब्जेक्ट एरिया मैथमेटिकल, फिजिकल, केमिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेस, ये सब्जेक्ट एरिया है। इट मींस कि इन सब्जेक्ट्स के अंदर पोजीशंस अवेलेबल होंगी। लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश है। कोऑर्डिनेटर इसका कौन है? मतलब कि आपकी पीएचडी आपके पूरे ड्यूरेशन के अंदर जिसके साथ आपने कोऑर्डिनेशन करनी है वो कौन सा बंदा है, या आप सिंपल इज़ दैट एचओडी कह लें, पाकिस्तान में जैसे होता है वो आपका ये वाला कोऑर्डिनेटर है। सब के सब डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो कोऑर्डिनेटर का बताया गया है। ड्यूरेशन पीएचडी का कितना है स्पेसिफिकली हाईलाइट करके बताया गया है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इटली में पीएचडी का ड्यूरेशन कितना है? 3 सालों का है भाई साहब। स्कॉलरशिप अमाउंट इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट किसी के अंदर इंक्रीज की गई है, किसी के अंदर इंटरमीडिएट है, किसी के अंदर मिनिमम है, मतलब पुराने वाली ही है। सो सिंपल इज़ दैट हम जाएंगे यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन के अंदर। मोर इन्फॉर्मेशन के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी जो रह गई हो वो आपने यहाँ से रीड आउट कर लेनी है। एकेडमिक ईयर का बताया गया 2026 7 है। सब्जेक्ट एरिया आपने ऑलरेडी देख लिया है। साइकिल इसका कौन सा है? 42 साइकिल है। अब इसके बाद जो 2027 में पोजीशंस ओपन होंगी, यानी कि 2027-28 का जो सेशन होगा उस सेशन का नाम होगा 43 साइकिल। ये 42 साइकिल है, हम आए थे 40 साइकिल में हम आए थे। अच्छा जी, उसके बाद कोऑर्डिनेटर का नाम है, लैंग्वेज बताई गई है, ड्यूरेशन बताया गया है, मोबिलिटी अब्रॉड सिर्फ आप 6 मंथ्स लगा सकते हो। अब ये वाला पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे स्टूडेंट जो इटली में स्पेसिफिकली अप्लाई करते हैं उनको अलाउ किया जाता है कि वो आउट ऑफ इटली अपनी पीएचडी के ड्यूरेशन के दौरान कहीं पे भी 6 मंथ्स गुजार सकते हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं वो 6 मंथ्स का अलाउ करते हैं, या कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं वो 6 मंथ्स का अलाउ करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो मैक्सिमम 1 ईयर का अलाउ करते हैं। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी पार में वो 1 ईयर का अलाउ करती है मैक्सिमम। मिनिमम आप 3 महीने कहीं पे भी लगा सकते हो आउट ऑफ इटली, किसी भी कंट्री में लगाना चाहो। स्कॉलरशिप अमाउंट बताई गई है, आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं 1350 यूरोज नेट पर मंथ। द अमाउंट में वेरी इफ़ यू आर मेंबर ऑफ द इटालियन प्रोफेशनल पेंशन funds, or if you have other employment income that leads to the reduction in social security rate।
सो सिंपल इज़ दैट आपको 1350 यूरो, अगर आप पाकिस्तान से ट्रैवल करके यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको 1350 यूरो पर मंथ इसका स्कॉलरशिप मिलेगा। पीएचडी वेबसाइट ये बताई है कि आप मज़ीद जितनी भी डिटेल्स हैं वो यहाँ से जाके देख सकते हैं। अच्छा जी, इसके नीचे बताई गई है एप्लीकेशन डेडलाइन। एप्लीकेशन डेडलाइन है ये जो जून 15 2026 11:59 पीएम, मतलब कि इटली के 12 बजे 15 जून 2026 को एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इट मीन्स कि एप्लीकेशन का टाइम ओवर हो जाएगा सबमिट करने का। कॉल फॉर एप्लीकेशन सेकंड राउंड 42 साइकिल। इट मीन्स सेकंड राउंड कहा गया तो इसका फर्स्ट राउंड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये सेकंड राउंड की कॉल है। तो हम सिंपल इज़ दैट क्या करेंगे, पहले हम देख लेते हैं पीएचडी प्रोग्राम टेबल। पीएचडी प्रोग्राम टेबल के अंदर आपको क्या चीज़ मिल सकती है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें आपके रेलिवेंट है, कौन कौन से डिपार्टमेंट, कौन कौन सी पोजीशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो सिंपल इज़ दैट आपने क्या करना है, अब मैंने सिर्फ केमिस्ट्री की सारी ये जो पीडीएफ है ओपन की है। आप लोगों ने क्या करना है, आपने अपने प्रोग्राम्स के लिए सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो डाउनलोड इसी तरीके से इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके कर लेनी है। पीएचडी प्रोग्राम टेबल बताया गया है। कॉल फॉर एप्लीकेशन को पुरानी बातें बताई गई हैं। प्रोग्राम का नाम क्या है, केमिस्ट्री है, 3 साल है। 11/1/2026 को पीएचडी का ड्यूरेशन स्टार्ट हो जाएगा। लैंग्वेज इंग्लिश है। प्रोफेसर क्रिस्टीना इसकी कोऑर्डिनेटर है। पीएचडी पोजीशंस सॉरी कितनी है, 12 पीएचडी पोजीशंस अवेलेबल है केमिस्ट्री के अंदर। अच्छा जी, 12 की 12 पीएचडी पोजीशंस के यहाँ पे स्कॉलरशिप्स और उनके जो ये जो हमारे पास रिसर्च टॉपिक्स हैं ये बताए गए हैं। सिंपली आप लोगों ने अपने फील्ड के अकॉर्डिंग, जिस फील्ड में आपने अपना एमफिल किया है, यानी कि जिस फील्ड के अंदर आपने अपनी रिसर्च ऑलरेडी की है मास्टर्स के अंदर, आपने कोशिश करनी है कि उसी फील्ड के अकॉर्डिंगली ही आपने अपना रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है और उसी पोजीशन को ही आपने फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल टोटली फंडेड बाय द, ये बताया गया डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्कॉलरशिप। इस पहले नंबर पे पोजीशन बताई गई है कि कितनी है। फाइनेंशियल सपोर्ट पीएचडी स्कॉलरशिप है। डिस्क्रिप्शन बताई गई है स्कॉलरशिप की, बताया गया है कि कौन सी बॉडी है इसको फंड करने वाली, यूनिवर्सिटी है या कोई थर्ड पार्टी है। और उसके बाद इस वाले कॉलम में आपकी स्पेसिफिक रिसर्च टॉपिक्स जो हैं वो बताए गए हैं। तो ये स्पेसिफाइड रिसर्च टॉपिक्स हैं जैसे डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेथडोलॉजीज फॉर फार्मास्यूटिकल ग्रीन केमिस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल सिंथेटिक प्रोसेस, अ न्यू ऑर्गेनिक ऑर्गेनो कैटालिटिक एंड फोटो कैटालिटिक मेथडोलॉजीज। अच्छा जी, ये वाले 12 के 12 आपके यहाँ पे रिसर्च टॉपिक्स हैं। तो किसी भी रिसर्च टॉपिक के ऊपर आप अच्छा सा प्रोजेक्ट बना के अप्लाई कर सकते हो। The yearly gross amount of the scholarship awarded for the PhD program in chemistry is 18,341 more or less euros is provided। मतलब क्या है कि आपको सालाना 18,341 यूरोज जो है वो नेट अमाउंट विद द पैकेज ऑफ 1 मंथ सैलरी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। टोटल आपका एक साल का जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो 18,341 यूरो बनती है। ऑल विनर्स ऑफ पीएचडी पोजीशन मस्ट फुलफिल द स्टडी एंड रिसर्च ओब्लिगेशन decided by the academic board as well as the obligations set out in the relevant regulations in the call for application in the funding scheme and in any agreements relating to the specific positions। ये तो बात बताई गई है आपके पीएचडी जो रिसर्च टॉपिक्स हैं उनके बारे में और आपके स्कॉलरशिप्स के बारे में। अच्छा जी, एडमिशन एग्ज़ाम्स जो सबसे पहला है क्वालिफिकेशन एवेलुएशन जो है, एप्लीकेशन क्वालिफिकेशन एवेलुएशन के अंदर एप्लीकेंट्स पार्टिसिपेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इट विल बी अवेलेबल फ्रॉम 17 जुलाई 2026। आपका जो है वो सिर्फ बताया जाएगा कि इन इन एप्लीकेंट्स ने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अप्लाई किया और उनकी क्वालिफिकेशन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बताया जाएगा कि आपका ओरल एग्जामिनेशन कब होगा। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने क्राइटेरिया को फुलफिल किया उनका ओरल एग्जामिनेशन का ये टाइमलाइन बताई गई है। तो जिन स्टूडेंट्स ने केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली अप्लाई करना है उनके लिए ये टाइमलाइन होगी। ठीक है जी, 31 जुलाई 2026 को उनके रिजल्ट्स पब्लिश हो जाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या करना है, द रिजल्ट्स ऑफ द क्वालिफिकेशन एवेलुएशन एज वेल एज द ओरल एग्जामिनेशन डिटेल्स schedule shall be available on the web page Studenty online। Select request in the progress, see details and open the PDF file bottom of the page। No personal or written communication will be sent to the application concerning the examination results।
अब यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो ओरल एग्जामिनेशन है, भले क्वालिफिकेशन एवेलुएशंस हैं, इनका जो भी रिजल्ट होगा वो इस वेबसाइट के अंदर बिलू वाला जो लिंक दिया गया है इसके ऊपर ही पब्लिश होगा। सारी की सारी आपने डिटेल देखने के लिए इस स्टेप को फॉलो कर लेना है। किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल या रिटन कम्युनिकेशन नहीं भेजी जाएगी कि आप अवेलुएट हो गए हो या आप सेलेक्ट हो गए हो। आपने सिर्फ यहाँ पे जाके ही अपनी लिस्ट, मेरिट लिस्ट चेक करनी है। सिंपल इज दैट। During the oral examination, applicants will express their interest in one or more PhD position linked to the specific research topics. आप अपने oral examination के अंदर इन रिसर्च प्रोजेक्ट या इन रिसर्च टॉपिक्स के अलावा भी बता सकते हो कि अगर मैं इस रिसर्च टॉपिक्स में एक्सपर्ट हूँ तो क्या हो सकता है कि मेरा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये वाला भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें अच्छे तरीके से ध्यान से काबू करके वहाँ पे बतानी है अपने इंटरव्यू के दौरान। यार मैं एक पोजीशन यहाँ पे देख रहा था, इट वाज वेरी गुड, ये वाली। मेरा अपना काम इस चीज़ के ऊपर, इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर्स के ऊपर। तो आप लोग भी ज़रूर ज़रूर इस चीज़ को देखें, और किसी को हेल्प चाहिए तो वो मुझसे पूछ सकता है। केमिस्ट्री का अगर कोई स्टूडेंट मुझे देख रहा हो तो। अच्छा जी, इसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से हैं? अच्छा जी, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट विद द फोटो। आपका पासपोर्ट हो, आपका आइडेंटिटी कार्ड हो, दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हो। करिकुलम विटाए, द करिकुलम विटाए मस्ट बी ड्रॉन अप टू द काउंटिंग द यूरोपास स्टैंडर्ड। यूरोपास स्टैंडर्ड की आपकी सीवी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड टेम्पलेट नहीं दिया हुआ, यूरोपास सीवी ही आपने बनानी है। डिग्रीज़ कौन-कौन सी आपने, डॉक्यूमेंट्स अटेस्टिंग द अवॉर्डिंग ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड साइकिल डिग्रीज, द एग्जाम्स टेकन एंड द मार्क्स obtained. Please note that the correct completion of the fields relating to the qualification on the application procedure on Studenti Online is required to declaration about degree second single blah 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 blah, a 10 points penalty to the total qualification evaluation score shall be applied to the applicants not filling the form correctly. आपने क्या करना है, अपनी बैचलर्स की मतलब कि फर्स्ट साइकिल और सेकंड साइकिल, बैचलर्स की जो डिग्री होती है उसको फर्स्ट साइकिल डिग्री कहते हैं, सेकंड साइकिल जो डिग्री होती है वो मास्टर्स की होती है। तो दोनों डिग्रीज स्टूडेंटी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके आपने जो डिक्लेरेशन फॉर्म दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंगली आपने अपना जो पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट रेडी करके वो अपलोड करना है। अगर आपने अच्छे तरीके से अपलोड ना किया तो अवेल्युएशन के अंदर आपको 10 पॉइंट्स की पेनल्टी पड़ सकती है, मतलब कि आपके 10 पॉइंट्स काट सकते हैं। आज ये तो बात हो गई आपकी डिग्रीज की। इसके बाद आपने क्या करना है, थीसिस एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द सेकंड साइकिल डिग्री थीसिस। हाँ, वो भी आपने दे देना है। आपका जो थीसिस है उसका आपने एब्स्ट्रैक्ट देना है। ग्रेजुएट्स applicants may submit the draft of the thesis. Abstract cannot exceed 3000 characters including the spaces and formulas possibly used. The above figure does not include the title of the thesis, the outline, the references and images such as graphs, diagrams, table, etc. आपने सिंपल क्या करना है कि आपने अपना एब्स्ट्रैक्ट जो है वो मास्टर्स के थीसिस का वो भी अपलोड करना है। अगर आपने उसके अंदर ग्राफ या फिर इमेजेस या फिर रेफरेंस ऐड किए हुए हैं तो वो 3000 करेक्टर्स के अंदर नहीं आते हैं। आपने सिंपल इज़ दैट 3 से 4 पेजेस की अपनी थीसिस की जो समरी है वो बना लेनी है, वो अपलोड कर देनी है। अगर जिन लोगों का जो ग्रेजुएट कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, जस्ट एब्स्ट्रैक्ट पेश करेंगे, और जिन लोगों ने अपना थीसिस जो है वो कंप्लीट करके अपना वाइवा दे लिया है वो पूरी की पूरी समरी अपलोड करेंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपके पास हों वो सारे के सारे आप अपलोड कर सकते हैं। उसमें क्या चीज़ है, पर्सनल स्टेटमेंट है, द दिस मस्ट include the reason prompting the applicants to attend the PhD program and the relevant experience and research interests that make the applicant suitable for the specific PhD programs। आपने रिसर्च अपनी पर्सनल स्टेटमेंट बनानी है, पर रिसर्च स्टेटमेंट नहीं बनानी है, पर्सनल स्टेटमेंट बनानी है। उसके बाद अगर आपके पास पब्लिकेशंस हैं तो वो आपने अटैच करनी है। लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस मैक्सिमम 2 आपने अटैच करनी है। लिस्ट ऑफ प्रेजेंटेशंस एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस आप मैक्सिमम 3 अटैच कर सकते हो। जितने अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे आपको उतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलते जाएंगे। अदर डॉक्यूमेंट्स आपने कौन कौन से अपलोड करने हैं जो मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो वो अपलोड कर सकते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग आप अपलोड कर सकते हैं अगर आपने कोई ट्रेनिंग की हो। टीचिंग एक्टिविटीज़ अगर आपने कहीं पे की हो तो वो अपलोड कर सकते हैं।
अगर आपने स्पेशलाइजेशन थीसिस एब्स्ट्रैक्ट कोई लिखा है या कहीं पे आपने कोई मेंशन किया तो वो कर सकते हो। रिसर्च एक्टिविटीज़ अगर आपने वॉलंटियरली कहीं पे की हैं तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो, मतलब उनके सर्टिफिकेट्स आप अपलोड कर सकते हो। कोई वर्क एक्टिविटी है, कोई करिकुला है, कोई नॉन करिकुला आपके पास सर्टिफिकेट है, पीरियड ऑफ स्टडीज जो अब्रॉड है वो भी आप अपलोड कर सकते हो। अदर क्वालिफिकेशन आर टेस्टिंग द सूटेबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट्स दे कैन आल्सो अपलोड। सो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अच्छे से ध्यान से आपने कंप्लीट करके अपने स्तुति ऑनलाइन के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे अपलोड कर देने हैं। अब एवेल्यूएशन क्राइटेरिया बताया गया है, ये सिर्फ केमिस्ट्री का मैं बता रहा हूँ, आपने अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें फॉलो करनी है। सबसे पहली बात आ जाती है क्वालिफिकेशन एवेलुएशन। मिनिमम स्कोर फॉर द एडमिशन टू द ओरल एग्जामिनेशन इज 30 पॉइंट्स, मैक्सिमम स्कोर इज 50 पॉइंट्स। 50 में से आपने 30 पॉइंट्स लेने हैं तो फिर ही आपको ओरल एग्जामिनेशन की जो लिस्ट है उसमें शामिल किया जाएगा। तो सिंपल इज दैट कि आपकी जो एवेल्यूएशन क्राइटेरिया है, एवेल्यूएशन के जो मार्क्स हैं वो 50 होंगे और आपके इंटरव्यू के मार्क्स भी 50 होंगे। तो 50 में से 30 मार्क्स आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में से लेने हैं और ऑब्वियस सी बात है 50 में से 30 मार्क्स ही आपने फिर अपने इंटरव्यू में से ही लेने होंगे। आगे जाके हम देख लेते हैं। तो इसके कितने मार्क्स हैं जी? 20 मार्क्स हैं। पब्लिकेशंस के कितने मार्क्स हैं जी? 50 मार्क्स हैं, 5 मार्क्स हैं पब्लिकेशंस के। और आपके जो दो पब्लिकेशन अगर आप अटैच करेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, अगर एक करेंगे तो 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे। मैक्सिमम आपने दो पब्लिकेशंस अटैच करनी है। आपकी डिग्रीज के जो फाइनल मार्क्स होंगे उसके 50 पॉइंट्स, सॉरी 20 पॉइंट्स होंगे, पब्लिकेशंस के 5 पॉइंट्स होंगे। और इसी तरह कंसिस्टेंसी ऑफ द थीसिस है, इसके आपके एब्स्ट्रैक्ट के 15 मार्क्स होंगे, पर्सनल स्टेटमेंट के आपके 5 पॉइंट्स होंगे, 5 मार्क्स होंगे। इसी तरह अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के आपके 5 मार्क्स होंगे। यहाँ पे हमारे पास आ गया है पॉइंट्स, मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब ओरल एग्जामिनेशन की बारी आ गई है। मिनिमम स्कोर फॉर एलिजिबिलिटी 30 पॉइंट्स, मैक्सिमम स्कोर 50 पॉइंट्स। 30 मार्क्स ही आपने लेने हैं अपनी एवेलुएशन में, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट्स के एवेलुएशन में, और 30 मार्क्स ही आपने लेने हैं मिनिमम जो हैं वो अपने इंटरव्यू में लेने हैं। तो फिर जाके आपको क्या होगा कि कहीं ना कहीं जाके जो रैंकिंग लिस्ट है या फिर सिंपल इज़ दैट कि जो मेरिट लिस्ट है उसमें आपको अपना नाम देखने को मिलेगा। बस बट ऐसे 12 स्टूडेंट्स, ऐसे 12 स्टूडेंट्स जिनके हाई मार्क्स होंगे आउट ऑफ 60, इंक्लूडिंग देयर डॉक्यूमेंट्स एवेलुएशन एज वेल एज देयर इंटरव्यू एवेलुएशन। जो स्टूडेंट्स हाईएस्ट मार्क्स के साथ होंगे, जो 12 स्टूडेंट्स होंगे, उनको ही एडमिशन के साथ इंटरटेन किया जाएगा। प्रायर टू देयर रिसर्च टॉपिक्स, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी उनके रिसर्च टॉपिक्स के बिहाफ पर। अब इसके बाद आ जाती है जी इसकी डिवीजन कैसी हुई हुई है। तो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपकी जो है वो उसके 5 पॉइंट्स होंगे। इसी तरह जो जनरल नॉलेज ऑफ पीएचडी प्रोग्राम्स, मेन रिसर्च टॉपिक्स and of the research topics linked to the available PhD position, it will be consist of 45 points। 5 मार्क्स आपके इंग्लिश के होंगे और 45 मार्क्स आपके जो आपकी ग्रिप होगी आपके रिसर्च टॉपिक के ऊपर उसके होंगे। ओरल एग्जामिनेशन एम्स टू द एक्सेस ऑफ द suitability of the applicant for specific for scientific research as well as the general knowledge of PhD programs, main research topics and of the research topics linked to the PhD positions available during the oral examination. The applicant's English proficiency shall be assessed. The oral examination is carried out only in English or in Italian. Possible further evaluation criteria will be available on university website. Selecting the relevant PhD program, more information can be अटेन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वेब पेज। तो ये था जी आपके किसी भी आपने जो प्रोग्राम है, मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया आपको केमिस्ट्री की, आपने अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को जज कर लेना है और फिर ही आपने अप्लाई करना है। अब इसके बाद बारी आ जाती है कॉल फॉर एप्लीकेशंस की। तो कॉल के अंदर क्या चीज़ें दी हुई हैं वो भी हम देख लेते हैं। लेट्स सी कि इसके अंदर क्या चीज़ें बताई गई हैं। ये बहुत लंबी डिटेल हो जाएगी। इसके अंदर सिर्फ एक बात हम अच्छे तरीके से देख लेते हैं
क्या चीज़ है, ये सारे के सारे प्रोग्राम्स वहाँ पे 51 के 51 प्रोग्राम बताए गए हैं। आपने हर प्रोग्राम को खुद से ओपन करके, उसकी कॉल ओपन करके जो इंडिविजुअल प्रोग्राम है वो देख लेने हैं। और सिंपली यहाँ पे सारी की सारी वही चीज़ें बताई गई हैं जो वेबसाइट के ऊपर बताई हुई हैं। प्रोग्राम पीएचडी प्रोग्राम टेबल बताया गया है और अवेलेबल पीएचडी पोजीशंस बताई गई हैं। इस चीज़ के अंदर सिर्फ ये चीज़ें बताई गई हैं। अब एडमिशन रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं, वही सेकंड साइकिल डिग्री और मास्टर्स डिग्री है इसके अंदर बताया गया है। आपने फिर भी ये सारी की सारी कॉल आपने रीड कर लेनी है। Applicants who are yet to obtain their second cycle degree and admitted to the selection procedure on condition that they obtain their degree no later than October 31st 2026। वही बात मैंने आपको बता दी है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनका मास्टर्स अभी चल रहा है और उनको उम्मीद है कि वो 31 अक्टूबर से पहले पहले अपनी जो मास्टर्स की डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट है वो यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका अप्लाई करना कंडीशनड होगा। अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है जी एप्लीकेशन आपने कैसे सबमिट करनी है। हाउ टू अप्लाई द ऑनलाइन एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड June 15 2026 नो लेटर देन 12 PM अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल यूरोपियन स्टैंडर्ड या सेंट्रल यूरोपियन समर टाइमलाइन। A €10 of application fee non-refundable is to be paid with the above mentioned deadline। आपने 10 € फीस जो है वो जैसे मैंने आपको मेथड बताया है वीडियो में, आपने उसी तरीके से पे करनी है। ये 10 € नॉन रिफंडेबल होगी। जैसे ही आप फीस पे करेंगे आपने आपकी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी को सबमिट हो जाएगी। अच्छा जी, the €10 application fees is to be paid at the stage of the admission procedure using the PagoPia system। वही सिस्टम आपने यूज़ करना है और उसके थ्रू ही आपने अपनी एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है। अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एज डिटेल इन द टेबल बिलो एक्सक्लूसिवली पीडीएफ फॉर्मेट। आपने हर डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। एप्लीकेंट्स विल नॉट बी एबल टू अपलोड एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आफ्टर द डेडलाइन ऑफ दिस कॉल। कॉल की डेडलाइन के बाद आपको अलाउड नहीं होगा कि आप कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड कर सके। सिंपली आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं, आपने अच्छे तरीके से रीड कर लेनी है। जो स्टूडेंट्स पास आउट हो जाएंगे इस प्रोसेस में से और अल्लाह करे उनकी सिलेक्शन हो जाती है, तो फिर उन्होंने इस पॉइंट पे आके अपनी एनरोलमेंट वाले सेक्शन को देखना है, यानी कि ऊपर वाले सेक्शंस को छोड़ के अब आपने आगे कैसे एनरोलमेंट करवानी है, कैसे समरी मंगवानी है, कैसे आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, कैसे आपने किसी भी पोजीशन को रिप्लेस करना है, तो वो सारी की सारी चीज़ें इसी कॉल के अंदर बताई गई हैं। आपने ये कॉल भी अपने पास सेव करके रख लेनी है, ताकि जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपने इसी प्रोसीजर को फॉलो करके ही सारी की सारी चीज़ें आगे लेके चलना होती हैं। सो सिंपल इज़ दैट। आई थिंक सो कि आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद आप लोगों ने अप्लाई करना है क्योंकि टाइम थोड़ा है, तो आपने सिंपली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके ये जो बताया गया है यहाँ पे कम 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 ओके हाउ टू अप्लाई। आपने अप्लाई करना है। द एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड थ्रू द स्टूडेंटी ऑनलाइन वेबसाइट। इस वेबसाइट पे जाके आपने भाई साहब रजिस्टर करना है, यहाँ से रजिस्टर करना है। मैं तो रजिस्टर करने से रहा, जिन लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर किया वह लॉगिन करेंगे। आपने रजिस्टर करके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इस वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना है और आपका अप्लाई हो जाएगा। एट द एंड आपने अपनी फ़ीस पे करनी है और आपको अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला आपका इंशाल्लाह ताला जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। हाँ जी, आई होप सो कि आप लोगों को सारी की सारी कॉल की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, तो आप लोगों ने कमेंट सेशन में पूछ लेना है। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अच्छे तरीके से आपके हर क्वेश्चन का आंसर कर सकूँ। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत ज़्यादा सारा कामयाब करे। अल्लाह निगहबान।